नमस्कार। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। इसमें उन्होंने आम आदमी को राहत देने वाली कई घोषणाएं की है। टैक्स की दरों में भले ही कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 25,000 रुपए तक की टैक्स डिमांड को वापस ले लिया गया है। इसी तरह जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज खोलने की भी घोषणा की गई है, जबकि दूसरी तरफ सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई। आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि आखिर इस बजट में आपके लिए क्या खास रहा, यानी उन सभी बदलावों के बारे में जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। तो चलिए बिना देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। अंतरिम बजट में फिस्कल डिफिसिट, सरकारी उधारी और कैपिटल एक्सपेंडिचर के मोर्चे पर वित्त मंत्री ने जो घोषणाएं की हैं, उनसे ब्याज दरों में कमी की राह बन सकती है। सरकारी उधारों में कमी से बैंकों के पास उधार देने के लिए ज्यादा पैसे होंगे। इससे आरबीआई ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। इससे होम लोन समेत सभी तरह के लोन की किस्त में कमी आ सकती है। सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। पुराना टैक्स रेजिम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। वहीं नया टैक्स रेजिम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। 1962 से वित्त वर्ष 2009-10 तक के लिए पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के मामलों में टैक्स माफ कर दिया जाएगा। हालांकि ये तभी होगा जब आप 25,000 रुपए तक का टैक्स बना रहे हो। इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच पेंडिंग मामलों में इनकम टैक्स से जुड़े 10,000 रुपए तक के मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया है। इससे 1 करोड़ करदाताओं को फायदा पहुंचने वाला है। रूफटॉप सोलर के जरिए 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। सरकार साल 2014 से नेशनल रूफटॉप स्कीम चला रही है। वहीं पीएम मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का भी ऐलान किया है। इसमें 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगेंगे। यानी आप रूफटॉप सोलर लगवाइए और 300 यूनिट फ्री बिजली पाइए। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार के लिए 40,000 बोगियों को वंदे भारत मानक में बदलने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा रेलवे के लिए 3 नए कॉरिडोर की घोषणा हुई है। पहला, एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर, जो सीमेंट और कोयला ढोने के लिए अलग से बनाए जाएंगे। दूसरा, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर। ये कॉरिडोर देश के प्रमुख बंदरगाहों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, ये उन मार्गों पर लगाया जाएगा या उन मार्गों पर खोला जाएगा जहां पे ट्रेनों की संख्या ज्यादा होगी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति योजना के तहत इन कॉरिडोर्स की पहचान की गई थी। इन कॉरिडोर्स से कॉस्ट को कम करने में भी कहीं ना कहीं मदद मिल सकती है। वित्त मंत्री ने कहा कि उड़ान स्कीम के तहत नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और पहले से मौजूद एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। 2016 में इस स्कीम को शुरू किया गया था, जिसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर कनेक्टिविटी के विकास पर ध्यान करके उड़ान सेवाओं को आम नागरिकों के लिए आसान बनाना था। 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट अचीव करने के लिए सरकार ने अमोनिया मेथनॉल गैस का आयात कम करने की ठानी है। इसके लिए देश में ही 2030 तक कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने के लिए फैसिलिटी सेटअप की जाएगी। बजट में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इकोसिस्टम को बूस्ट देने की बात कही गई है। इससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की कीमत में भी कमी आने की उम्मीद है। पिछले बजट में सीतारमण ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में यूज की जाने वाली बैटरी के लिए लिथियम आयन सेल्स के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी पर भी छूट दी थी। इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बैटरियों पर सब्सिडी 1 और साल के लिए अब बढ़ा दी गई थी। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया गया है।
वहीं अगले 5 सालों में और 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार योग्य मध्यम वर्ग के लिए अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवास योजना शुरू करेगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब सभी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता को इसके दायरे में लाया जाएगा। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। यह योजना देश के कम आय वर्ग वाले नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा देती है। इस योजना में अभी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिलता है। बजट में लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट रखा गया है। पहले ये टारगेट 2 करोड़ था। इस योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जा चुका है। योजना के तहत महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री, एजुकेशन या दूसरी जरूरतों के लिए छोटे लोन दिए जाएंगे। ब्लू इकोनॉमी का मतलब समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था या समुद्री संसाधनों का रिसर्च कर विकास करना है। तटीय राज्यों के पास ब्लू इकोनॉमी के जरिए केंद्र सरकार विकास पर फोकस करती है। ये भारत का पहला ऐसा समुद्री मिशन है जिसमें टूरिस्ट को समुद्र की गहराइयों में स्कूबा डाइविंग कराई जाएगी। ब्लू इकोनॉमी का देश की जीडीपी में करीब 4% का योगदान है। टूरिज्म के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा राज्यों को पर्यटन केंद्रों का डेवलपमेंट करने में, ग्लोबल लेवल पर उनकी ब्रांडिंग करने के लिए, ताकि वो इस सब चीजों को प्रोत्साहित कर सके। सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर केंद्रों की रेटिंग के लिए एक फ्रेमवर्क भी बनाया जाएगा। इसके लिए राज्यों को बिना ब्याज के लोन मिलेगा। डोमेस्टिक टूरिज्म को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इससे रोजगार पैदा करने में भी मदद मिलेगी। स्टार्टअप कंपनियों, सोवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड के लिए टैक्स इंसेंटिव को आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स में मौजूद यूनिट्स के लिए भी इंसेंटिव्स की अवधि को आगे खिसका दिया गया है। ये राहत 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया है। तो ये थी अंतरिम बजट की कुछ खास बातें। हालांकि आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनने के साथ नए और पूरे बजट को एक बार फिर से सामने लाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।